हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा लंजन फिर से अपने सेक्रेटरी की तरफ देखता है और कहता है उसके कान के पास, आज का पूरा बिल आप ही चुकाएंगे, है ना? सेक्रेटरी विंग हैरान हो जाता है और लंजन की तरफ देखता है और फिर कहता है बॉस, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने सारे खर्चों का हिसाब अपनी बीवी को देना पड़ता है। सेक्रेटरी मिंग बातें सुनकर लंजन हैरान हो जाता है और फिर वो सोचा, मिंग तुम्हारी शादी कब हुई? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। सरकार में ये क्या पता कि आप पिछले 5 सालों में मुझे 1 या 2 दिन की छुट्टी देते हो। मुझे बस शुयांग के शब्द याद आ गए जिससे वो हमेशा कहता है कि वो शादीशुदा है। सेक्रेटरी विंग ने दुखी होकर लैंजान आयुआन की तरफ देखता है और वो भी खुश महसूस कर रहा होता है क्योंकि इतने प्यार से उसे सारा खाना खिला रहा था। लैंजान अपने सेक्रेटरी विंग से कहता है इसके बाद हम एक मॉल में जाएंगे और आयुआन के लिए बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे। नहीं सर, आप भूल रहे हैं कि आप एक कार मैकेनिक की एक्टिंग कर रहे हैं और एक कार मैकेनिक के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। आप वांगजी सर को परेशानी क्यों बढ़ा रहे हैं? आपको पता है खर्चा तो आप उठाएंगे लेकिन पिटाई उनकी हो जाएगी, उनकी तशरीफ़ की तो स्वाहा हो जाएगी। सेक्रेटरी ने फिर से हंसते हुए कहा। और वांगजी का चेहरा थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वो पाउटी लिप्स बनाते हुए कहता है, हाय, इसका मतलब तो मैं कुछ भी खरीद कर नहीं दे सकता। वो मेरा बेटा है, मुझे भी तो अपने बेटे के लिए कुछ खरीदने का मन कर रहा है ना। तो सेक्रेटरी मिंग कहता है, सर मैं आपके दिल का हाल समझ सकता हूँ लेकिन आप अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आप उसके लिए इतनी महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ, आप उसके साथ काफ़ी जगह घूमने जा सकते हैं और धीरे धीरे अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन अभी नहीं, सेक्रेटरी मिंग ने कहा। फिर लैंजान अपने बेटे की तरफ देखता है और उसे पूछता है, अयुआन तुम्हें और क्या क्या करना पसंद है? अयुआन फिर से हैरानी से लैंजान की तरफ देखता है, जादू वाली नज़रों से, हैं ये मेरा बाप ही है ना या किसी और का बाप है? फिर से आयुआन पूछता है, डैड आपकी तबीयत सच में ठीक है ना? आज आप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा लग रहा है आप मुझसे पहली बार ही मिल रहे हो, जिससे आप मेरी पसंद नापसंद के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते, बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हो। आयुआन के सवाल पूछकर लैंजान परेशानी में जाता है। हाय, उसके तो पसीने छूट जाते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने बेटे से कहे तो कैसे कहे कि भाई मैं तेरा दूसरा बाप हूँ जिसने तुझे पैदा किया है। सेक्रेटरी मिंग अब फिर से बीच में बोल पड़ता है। हाय, बीच बचाव करने के लिए तो उसे अपने बॉस के और बॉस के बेटे के बीच में कूदना ही पड़ेगा ना। तो वो बोलता है, हाँ अयुआन, यहाँ एक गेम जोन है, क्या तुम उस गेम जोन में जाके गेम खेलना चाहोगे? अयुआन तुरंत से हाँ में सर हिला देता है और बड़ी सी स्माइल चिपकाते हुए कह देता है, हाँ डैड, मुझे सच में जाना है। उसके बाद लगभग 3 घंटे तक तीनों उसी गेम रूम में गेम खेलते रहते हैं। आज लैंजान को आयुआन के साथ गेम खेलकर बड़ा मज़ा आ रहा था। लैंजान को पता नहीं क्यों, लेकिन बच्चे के साथ गेम खेल के बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने अपने बेटे के साथ आज बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी थी, बहुत ही कम टाइम उसने बिताया, लेकिन ये टाइम उसकी ज़िंदगी का सबसे प्रीशियस टाइम बन गया था। कुछ देर के बाद सेक्रेटरी मिंग लैंजान के पास आता है और उसे कहता है, बॉस टाइम हो रहा है, अब हमें आयुआन को वापस से स्कूल छोड़ना होगा। अगर हमने थोड़ा सा भी लेट किया ना तो समझो कि हमारी लंका लग गई। क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? लैंजा ने सेक्रेटरी मिंग से कहा। क्या थोड़ी देर रुक कर हम और नहीं खेल सकते? थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे ना। इतने में, सर आप क्या चाहते हैं कि आयुआन को स्कूल नहीं छोड़े हम और आपके साथ यहाँ गेम खेलने में लगे ना, ताकि वहाँ पे जाके सबको सबकी सच्चाई पता चल जाए? आप क्या चाहते हो, सारी दुनिया को आपकी सच्चाई पता चल जाए? सेक्रेटरी मिंग ने तो लैंजान को ऐसे डांट दिया था जैसे एक टीचर अपने स्कूल के स्टूडेंट को डांट रहा होता है। बेचारा लैंजान अपना मुंह फुला लेता है, पाउटी लिप्स बना लेता है और वो कहता है, ठीक है चलो। उसे भी बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, बिल्कुल व्हाट ए जोक वाला स्टाइल में लैंजान वहाँ से निकलता है और बोलता है, चलो यहाँ से, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। वो अपने मन में ही सेक्रेटरी मिंग को गालियाँ देता जा रहा था और मिंग वो बड़ा खुश हो रहा था, उसे भी बड़े मज़े आ रहे थे अपने बॉस के इस चटपटे से मूड को देख के। मिंग स्माइल करते हुए कहता है, सर इतने सालों बाद इस तरीके से स्माइल कर रहे हैं, इतने खुश लग रहे हैं और आए हाय क्या बिहेव कर रहे हैं, आज तो मज़ा ही आ गया उनको ऐसे देखकर। क्या कहना, अपने बेटे से मिलकर तो वो सच में एक बच्चे हो गए हैं। उनकी तो हरकतें मतलब बच्चों वाली हो गई है। क्या क्या नहीं कर रहे हैं, पाउट बना रहे हैं, बच्चे की तरह गेम खेल रहे हैं, बच्चे की तरह चिढ़ रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, हाय हाय। ये सब चीज़ मैं आज से पहले कभी नहीं देखी। मेरे बहुत सच में ही बहुत क्यूट लगते हैं ऐसी हरकतें करते हुए। उसके बाद लैंजान और सेक्रेटरी मिंग मिलकर आयुआन को उसके स्कूल के बाहर छोड़ देते हैं। वांग जी घर पर चला जाता है, आयुआन भी घर चला जाता है और विंग को कुछ भी नहीं बताता कि वो वांग जी के साथ बाहर गया था, क्योंकि अगर उसने विंग को बताया तो भाई वांग जी की तो बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो जाएगी। अब रात में विंग
तुम कब तक उसका इंतज़ार करोगे? रात बहुत हो चुकी है और तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ऐसा भूखा नहीं रहना चाहिए, कैरामन ली ने कहा। माँ, वांगजी अभी तक घर नहीं आया। वो सुबह घर से गुस्से में चला गया था, अभी तक नहीं आया है और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। विंग ने सैड होकर कहा, बेटा वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगा। आज वो थोड़ा गुस्से में है, इसलिए उसे देर हो जाएगी, पर वो तुमसे ज़्यादा दिनों तक गुस्से में नहीं रहेगा और ना ही वो ज़्यादा देर तक घर से बाहर रुक सकता है। मुझे पता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे बिना सो भी तो नहीं सकता, कैरामन ली ने कहा। विंग खाना खाने से मना कर देता है तो कैरामन ली उसे ज़बरदस्ती खाना खिला देती है और कह देती है कि अब तुम जाकर अपने रूम में रेस्ट करो, जब वांगजी आएगा तो मैं उसे खाना खिला दूँगी। खाना खाने के बाद विंग अपने रूम में तो आ जाता है, लेकिन विंग को नींद नहीं आ रही होती है। विंग सोने के लिए बहुत कोशिश करता है, अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। फिर वो जाग जाता है और वांगजी का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन वांगजी फिर भी नहीं आता। रात के 2 बजे वांगजी इस रूम में एंटर होता है। विंग अभी भी जगा हुआ था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि उसने वांगजी को आते हुए देख लिया था। वांगजी रूम में आया और रूम में आने के बाद वो फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है और विंग के पास आकर अपने बेड पर तकिया और चादर उठाकर रूम से बाहर जाने लगता है। विंग जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और वांगजी को जाते हुए देखता है और जल्दी से अपने बिस्तर से नीचे उतर जाता है और वांगजी के पीछे चलने लगता है। वांगजी सीधे आयुआन के रूम में जाता है और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वांगजी उससे इतना ज़्यादा नाराज़ है कि आज वो उसके साथ कमरे में सोया भी नहीं, बल्कि दूसरे कमरे में जाके सो गया। विंग रोते हुए अपने रूम में वापस आ जाता है और अपने तकिए को हक करके रोने लग जाता है। अब पता नहीं रोते रोते विंग कब सो गया था। अच्छा हुआ आंसुओं के रंग नहीं होते, वरना वांगजी जब सुबह उठकर विंग के रूम में आता तो उसे विंग के तकिए की हालत देखकर पता चल जाता कि रात भर विंग कितना रोया है। आज सुबह के 9 बजे विंग देरी से उठा था क्योंकि पूरी रात तो वो जाग रहा था, जिसकी वजह से उसे उठने में देर हो गई। जब वो सुबह उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि सब लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं, बस कैरामन ली थी जो किचन में काम कर रही थी। कैरामन ली की नज़र विंग पर पड़ती है तो वो बोलती है, विंग बेटा तुम आज बहुत लेट उठे, आज तुम बहुत देर तक सोते रहे, इसलिए मैंने तुम्हें उठाना ठीक नहीं समझा। विंग कहता है, अम्मा वांगजी। ओह हाँ, वांगजी आयुन को स्कूल छोड़ने गया और फिर वो वहीं से सीधे अपने काम पर चला जाएगा। कैरामन ली की ये बातें सुनकर विंग को और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि वांगजी उससे एक बार मिला भी नहीं। क्या वो इससे इतना ज़्यादा नाराज़ है? विंग मन में ही सोचता है कि वांगजी इतना ज़्यादा नाराज़ है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। जाने से पहले तो उसने एक बार मुझसे मिलना भी ज़रूर नहीं समझा। अब कैरामन ली विंग को कुछ भी नहीं कहती, बस इतना कहती है, विंग वो आ जाएगा। तो विंग भी कहता है, मॉम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बोल देना, मैं आ जाऊँगा। कैरामन ली कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट तुम्हारे रूम में ही ले आऊँगी। कैरामन ली की बातें सुनकर विंग अपने कमरे में चला जाता है। अब यहाँ हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया था वांगजी और आयुआन का, जो कि बाइक पर बड़े मज़े से स्कूल की तरफ निकल पड़े थे। रास्ते में वांगजी आयुआन को बाइक पर बिठाकर स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था तो आयुआन ने उसे कहा, डैड कल तो आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे सच्ची में, और वो अंकल की कार, आया है क्या कहना, वो अंकल की कार तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और कूल लग रही थी और हमने कितने मज़े किए ना कल। तो हमारे वांगजी को झटका लग जाता है, वो ज़ोर से बाइक का ब्रेक दबा देता है। अच्छा हुआ कि दोनों संभले हुए थे, वरना आयुआन तो बेचारा फ्लाइंग जट बन गया होता है, इतना ज़ोर से हमारे वांगजी ने ब्रेक लगा दिया था। आयुआन की तरफ देखकर वांगजी कहता है, क्या कह रहे हो? कल मैं तुमसे मिलने के लिए आया, कल शुयांग अंकल को बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आ पाया। और ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हें मिलने आया, वो भी महंगी कार लेके, और हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया, गेम जोन में गया, तुम्हारी माँ मुझे इतना पैसा देती है, तुम्हें लगता है कि मैं इतना खर्चा कर सकता हूँ? आर यू सीरियस? लेकिन आयुआन के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। आयुआन भी कहता है, डैड आप क्या बोल रहे हो, कल आप सच में मुझसे मिलने आए थे और आप मुझे घुमाने भी लेके गए थे। वांगजी हैरान हो जाता है, वो कहता है, आयुआन तुम क्या कह रहे हो यार बेटा, मैं कल तुमसे मिलने कहाँ आया, मैं तो कल शुयांग अंकल के यहाँ पे था, शुयांग को इतना सारा काम था, पूरा दिन तो मुझे उसने बिजी रखा है, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने के लिए स्कूल भी नहीं आ सकता। अब यहाँ पर वांगजी अपनी ज़िद पे अड़ गया था और आयुआन अपनी ज़िद पे चढ़ गया था। नहीं डैड, आप कल सच में आए थे, आपके पास बहुत एक्सपेंसिव कार थी, आप मुझसे मिलने आए थे और आपके साथ एक अंकल भी आए थे और उन्होंने मुझे कार में बिठाया था, और ठीक है हम लोग बहुत लॉन्ग ड्राइव पर भी गए थे, इसीलिए आप मुझे लेने भी आए थे और आपने मुझे बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाया, हमने बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाई थी और उसके बाद हम बहुत सारे गेम्स भी खेले थे। मुझे लगा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कल आप मुझसे अजीब अजीब से सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे क्या पहनना पसंद है, मुझे क्या क्या चीज़ें देखना पसंद है, इतने सारे सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे। वांगजी तो यहाँ पे हक्का बक्का रह गया था और फिर मन में सोचता है, चल क्या रहा है भाई, मेरी क्या याददाश्त चली गई है क्या, या मैं पागल हो गया हूँ, मुझे पागलों की डॉक्टर की इलाज की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर ये आयुआन बहकी बहकी बातें कर रहा है, क्या हो क्या रहा है।
फिर वो मन में सोचता पता लगाना पड़ेगा, किंडरगार्टन के स्कूल पर जाकर देखना ही पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है, ये माजरा क्या है। तो आज वांग जी जो है अपने काम पर से छुट्टी ले लेता है और वो आयुआन को किंडरगार्टन स्कूल के दरवाजे पर छोड़ता है और देखता है कि तभी एक टीचर बाहर आया है। वो टीचर वांग जी को देखकर कहता है, अरे वांग जी, आज तुम बड़े ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। अरे वांग जी, तुम आज भी बड़े सुंदर लग रहे हो, लेकिन कल जो तुमने 3 पीस सूट पहना था ना, उसमें तो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। क्या? कल कल मैं ज़्यादा सुंदर लग रहा था? वांग जी को तो फिर से झटके पे झटका लग गया। अब तक तो उसे लग रहा था कि सिर्फ आयुआन भाई भाई की बातें कर रहा है, लेकिन आज तो उसे लग रहा है कि ये ठरकुल्ला टीचर भी भाई की बातें कर रहा है, जो हमेशा उसके ऊपर लाइन मारता रहता है। और 3 पीस सूट, मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 पीस सूट नहीं देखा। इतना महंगा सूट पहनने की मेरी औकात भी नहीं है। हाँ, कल तुम 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसमें तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। जब तुमने उस महंगी कार से मैंने जाते हुए देखा ना, तो माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम कोई माचो बिजनेसमैन हो, बहुत ही रिच। टीचर की ये बातें सुनकर तो वांग जी के होश उड़ गए थे। इधर आयुआन भी अपने पापा की पैंट खींचते हुए कहता है, पापा देखो, मैंने कहा था ना आपको कि आप कल यहाँ आए थे। अब तो मेरे टीचर ने भी आपको बता दिया। कल तो ये आपके ऊपर लाइन भी मार रही थी और मैंने इनको थ्रेट भी किया था कि हाय, मेरी माँ को पता चल गया ना तो वह बहुत ही अच्छे से सजा दे देंगी। और आपको उन्होंने इतना अच्छा कमेंट भी कर दिया है अभी तो। वांग जी के तो होश ही उड़ गए थे, लेकिन वो क्या करता, वो किसी से कह भी तो नहीं सकता कि भाई मैं तो यहाँ आया ही नहीं, तो मेरी जगह आया कौन था, मेरा भूत आया था क्या। वांग जी कुछ नहीं कहता। फिर वो टीचर और आयुआन को सी ऑफ करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन वांग जी पूरी रास्ता सोच रहा था, भले ही मैं कल यहाँ नहीं आया, लेकिन टीचर ने मुझे देखा, आयुआन ने भी मुझे देखा, लेकिन मैं तो आया नहीं तो देखा किसे, और आयुआन घूमने गया किसके साथ था? वो इंसान जो मेरे जैसा दिखता है, महंगे कपड़े पहनता है, ऐसा लगता है कि वो एक बिजनेसमैन है। इसका मतलब कहीं लैंजान जिंदा तो नहीं है। वांग जी के दिमाग में तो तुरंत से ये बात आ गई, और जैसे ही इसके दिमाग में ये बात आई, उसने ज़ोर से फिर से अपनी बाइक के ब्रेक लगा दिए। अभी तो वांग जी फ्लाइंग जेट बनते बनते बच गया था। वांग जी अपनी बाइक को फिर से घुमाता है, यू टर्न मारता है और शुयांग के कार सर्विस सेंटर पे आकर वो अपने काम में लग जाता है। लेकिन उसके दिमाग में बार बार थॉट चल रहा था, क्या सच में लैंजान जिंदा है? अगर लैंजान जिंदा है तो वो वापस क्यों नहीं आया? उसने विंग को क्यों नहीं ढूंढा? उसने वांग जी के साथ कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? उसे अगर सब कुछ पता है और लैंजान को आयुआन, विंग और वांग जी के बारे में सब पता है, तो फिर वो उनके सामने क्यों नहीं आया? ये छिप छिप कर वो गेम क्यों खेल रहा है? यहाँ पर शुयांग बड़ी देर से दूर से देखे ही जा रहा था कि ये वांग जी कौन सी न जाने भूल भुलैया में खोया हुआ है। तो वो जाके वांग जी को बोल देता है, वांग जी, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कल जो हुआ तुम उससे लेकर अभी तक भी दुखी हो क्या? अभी तक भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ क्या? तुमने विंग को अभी तक भी माफ़ नहीं किया है? शुयांग कहता है। और वांग जी वो कहता है, हाँ नहीं ऐसा नहीं शुयांग, मुझे लगता है कि लैंजान अभी भी जिंदा है। शुयांग ने चिल्लाते हुए कहा, क्या? शुयांग अपनी आवाज़ धीमी करता है और फिर धीरे से कहता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, आपने सही सुना, मैं यही बोल रहा हूँ कि शायद लैंजान जिंदा है। कल मैं पूरा दिन यहाँ था, तुम्हारे साथ काम कर रहा था। मेरा मूड इतना ख़राब था और काम में मैं इतना बिजी था कि मैं कल आयुआन को लेने के लिए उसके स्कूल भी नहीं गया। लेकिन फिर भी कल कोई आयुआन को लेने के लिए उसके स्कूल गया। इवन ना सिर्फ उसे स्कूल लेने गया, बल्कि उसे बहुत महंगे रेस्टोरेंट में लंच पर लेकर गया, गेम जोन में लेकर गया। और उसकी एक टीचर ने मुझे देखा 3 पीस सूट में और बहुत महंगी गाड़ी में, और मेरे साथ एक इंसान भी था। एक इंसान जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वो लैंजान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। आई एम डेफिनेटली श्योर, वांग जी ने शुयांग से कहा। तो अब क्या करोगे तुम? अगर वो विंग के सामने आ गया तब क्या होगा? शुयांग ने टेंशन लेकर कहा। शुयांग के भी पसीने छूट गए थे। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी विंग के सामने आएगा, क्योंकि अगर उसे विंग के सामने आना ही होता तो अब तक तो वो आ चुका होता। वो सिर्फ आयुआन से मिलने के लिए उसके स्कूल गया था, वांग जी ने कहा। शुयांग कहता है शुयांग कुछ कहने ही वाला था कि शुयांग के फ़ोन पर वांग जी की मॉम का फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन पिक कर लेता है। और इधर वांग जी की मॉम शुयांग को कुछ बताती है, जिसके बाद शुयांग वांग जी से कहता है, अच्छा सुनो वांग जी, तुम्हारी मॉम तुम्हें घर पर बुला रही है। अब वांग जी वो शुयांग की बातें सुनकर जल्दी से अपने घर के लिए निकलता है। कहती दिक्कत ये है कि एक तो तुम कल इतनी देर रात से घर आए, फिर सुबह तुम बिना विंग से मिले चले गए। वो पूरी रात रोता रहा। उसके बाद तुमने सुबह भी उससे बात नहीं की, इसलिए अभी उसने सुबह का नाश्ता नहीं किया। इस वजह से अब मुझे वो बाथरूम में बेहोश पड़ा मिला है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आ गई। अगर तुम्हें अब उसकी ज़रा सी भी फिक्र है ना, तो सीधे से हॉस्पिटल आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी। ये सुनकर तो वांग जी के एक और शौक लग गया। वांग जी के तो होश ही उड़ गए थे। वो तुरंत से शुयांग के हाथ में उसका फ़ोन थमाता है और वहाँ से उल्टे पाँव भागता है।
हॉस्पिटल की तरफ। सब लोग डॉक्टर के कैबिन के बाहर बैठे हुए थे। अचानक वांग जी दौड़ते हुए वहाँ आता है और पूछता है, विंग कैसा है? अब तुम्हें उसकी टेंशन हो रही है? कल तुमने जब गुस्सा किया था तब तो तुमने उसकी टेंशन नहीं ली। कल से तुम गुस्सा हो। सुबह भी तुम उससे बिना बात करे चले गए, फिर तुम देर रात से घर आए, सुबह उससे बात तक नहीं की। तुम्हें पता है वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद उसके हार्मोन्स कितने ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं। कैरामेली गुस्से में अपने बेटे को डांट रही थी। मॉम, कल मुझे शुयांग के यहाँ 2-3 गाड़ियाँ ज़रूरी ठीक करनी थी, इसलिए मुझे देर रात हो गई। और रात को जब मैं रूम में गया तो मैंने विंग को सोता हुआ दिखा, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और मैं आईवान के रूम में सोने चला गया। सुबह भी जब मैं उससे मिलने के लिए गया था तो मुझे शुयांग का फ़ोन आ गया और मुझे तुरंत ही अर्जेंट ही एक गाड़ी ठीक करके देनी थी, इसलिए मैं सुबह भी जल्दी से घर से निकल गया। मैं विंग को उठाना नहीं चाहता था, वांग जी ने कहा। इसी बीच डॉक्टर बी कैबिन के बाहर आते हैं और कहते हैं, विंग को होश आ गया है, आप लोग उससे मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, उसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आप उसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि विंग स्ट्रेस की वजह से बार बार बेहोश हो जाएगा। इसकी वजह से उसके प्रेगनेंसी और उसके बेबी दोनों पर भी इसका बहुत ही असर पड़ सकता है। तो वांग जी अपनी मदर से कहता है, मॉम मॉम प्लीज़, क्या पहले मैं जाकर विंग से मिल लूँ? आप लोग तो बाद में भी मिल सकते हैं ना। वांग जी कहता है और तुरंत से विंग से मिलने के लिए चला जाता है। अंदर जाके वो कैबिन का डोर बंद कर लेता है। वांग जी अंदर जाता है और देखता है कि विंग अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ है। वांग जी धीरे से विंग के पास जाता है और उसके हाथ पर अपने सर रखता है और प्यार से सहलाता है। विंग जल्दी से अपने आइज़ ओपन कर लेता है। फिर उसके सामने विंग जल्दी से अपनी आइज़ ओपन कर लेता है और अपने सामने वांग जी को देखकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मुझे पता है तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए मैं अबॉर्ट करवा रहा हूँ, विंग ने रोते हुए कहा। अब वांग जी भी यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और वो भी रोते हुए कहता है, नहीं बनी, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं कल सच में बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं तुमसे नाराज़ नहीं था, बस तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना